हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू सेंटेंस। तो आज हम लोग क्लास 10 का जान पहचान का चैप्टर नंबर 21 हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर 21 क्या है? तो कारतूस, इस चैप्टर का नाम है कारतूस। और ये बेसिकली है ना, ये जो चैप्टर है ना वो ड्रामा है। ये तुम्हारे चैप्टर का, तुम्हारे इस क्लास का सबसे फर्स्ट और लास्ट ड्रामा है। और ये जो चैप्टर है सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो 21 चैप्टर का जो राइटर है वो हमारे हबीब तनवीर है। जो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, हबीब तनवीर राइटर है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और हबीब तनवीर है ना 2024 में जो लोग कभी बोर्ड का एग्जाम है ना 20 फरवरी को, हाँ, तो हबीब तनवीर एक ऐसा राइटर है जो 6 इंपॉर्टेंट राइटर है ना जिनके आने का चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है, उसमें से एक हबीब तनवीर है। इसीलिए हबीब तनवीर के बारे में अच्छे से देख लेना। और हबीब तनवीर का है ना, मुझे मतलब एक गट फीलिंग कहता है कि हबीब तनवीर के बारे में लिखने को आ सकता है, क्योंकि इनके बारे में जो कंटेंट है ना अच्छा खासा मतलब मिला है बुक में लिखने के लिए। तो उसके हिसाब से ना 5 मार्क्स के लिए ये अच्छे तरीके से बैठता है कि हाँ 5 मार्क्स के लिए हबीब तनवीर के बारे में लिख सकते हो। तो चलो उसके बाद कारतूस और खुलासा, इस चैप्टर का जो नाम है और उसका खुलासा भी देख लेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आएगा क्योंकि ये ड्रामा टाइप का है, तो उसको देखने में। नेक्स्ट है मानी और सवाल जवाब, तो कुछ कुछ वर्ड मीनिंग रहेंगे, क्वेश्चन आंसर और अल्फाज जुमले, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ कुछ हम लोग वाही जमा वगैरह भी करेंगे और अल्फाज जुमले कुछ कुछ करेंगे और देखेंगे। उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू का कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसका तुम्हें सबका आंसर सही सही देना है। और अगर तुम नहीं दे पाते हो तो जब बताना कितना आंसर तुम सही दिए हो गलत दिए हो, वो कमेंट करके बताना, उससे पता लगेगा कि हाँ कितना तुम अच्छे से वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हबीब तनवीर, ये देखो ये हबीब तनवीर है और इनका बॉर्न है ना 1923 में हुआ था। 23 समझ रहे हो, मतलब कि गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद, मतलब इतना ज्यादा। अभी इनका 2009 में इंतकाल हुआ, 2009 में, और ये 1923 में बॉर्न हुए थे। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। तो हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खां था। हबीब तनवीर का असल नाम है ना हबीब अहमद खां था। तनवीर इनका वो जो पेट नेम जो होता है ना, जिस नाम से मशहूर होते हैं, तो वही तनवीर नाम से मशहूर होते हैं। और तनवीर है ना इनका तखल्लुस है। अब तखल्लुस, लक़ब, ये सब क्या होता है, डिफरेंस पता है ना? अगर नहीं पता तो बता देना, इसके सब पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस सबसे भी है ना 2-3 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ जाता है कभी, मतलब मख्ता, लक़ब, तखल्लुस और क्या क्या होता है, जो भी होता है ना सबका एक वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो। अदबी और सकाफती दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। देखो मैं तुम्हें बताया था बहुत सारे राइटर के बारे में तुम सुनोगे, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। तो ऑल इंडिया रेडियो ना 1962 1950 टाइम में ना ऑल इंडिया रेडियो का मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा पोस्ट हो जाता था। इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बहुत ही ज्यादा हर राइटर के बारे में पता चलेगा कि वो वहां मुलाजिम हो गए, वहां जॉब पाना ही मतलब एक प्राइड की बात होती थी। ठीक, इब्तदा में इन्होंने फिल्मी गीत और ममाल के लिखे, फिर खुशिया ज़ैदी की हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामा की तकनीक पर महारत हासिल की। लंदन और जर्मनी जाके ना ये ड्रामा कैसा होता है उसका पूरा टेक्निक को समझा कि हाँ ड्रामा ऐसा होता है वो होता है, मतलब उसमें प्रॉपर स्टडी की है कि ड्रामा के बारे में। लंदन और जर्मनी जाके, फॉरेन जाके ड्रामा के बारे में पढ़ाई वढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत से मशरकी और मगरबी मुल्कों में स्टिच किया गया। मतलब बहुत सारे ये ड्रामा लिखे जिसे ईस्टर्न मुल्क, वेस्टर्न मुल्क, मतलब कि वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन नेशन में, या फिर चाइना और इधर जापान, मतलब हर तरफ इनका ड्रामा स्टिच हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। इनमें 7 पैसे, चरणदास, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहांपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बात बहुत मशहूर हुए। ये सब कुछ कुछ है इनके ड्रामा के नाम, 2-3-4 याद रख लेना, जो मतलब कि अगर लिखने को आएगा ना तो ये सब लिखोगे तो लगेगा कि हाँ प्रॉपर इनके बारे में पढ़ के आया, ऐसे अपने बस बना चढ़ा के नहीं लिख रहा। इनका एक बड़ा कारनामा यह भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के जरिए छत्तीसगढ़ के लोक के कलाकारों के कौमी सतह पर रोशन किया। तो ये ना अपने ड्रामा के जरिए है ना छत्तीसगढ़ के लोक के कलाकार जो थे ना, छत्तीसगढ़ के लोग, उसके टैलेंट को नेशनल लेवल पे रोशनास किया, मतलब पॉपुलैरिटी दी अपने ड्रामा के जरिए। नेक्स्ट इनके बारे में देखने को मिलता है हबीब तनवीर की कौमी और बैरूनुल अक़वाम सतह। बैनुल अक़वाम क्या होता है? बैनुल अक़वाम मतलब होता है फॉरेन में, बैनुल अक़वामी सतह की कई एजाज़ात से नवाजा गया, मतलब फॉरेन में जैसे कि कोई और देश के कोई और पुरस्कार से नवाजा गया। जैसे इंडिया में किसी को भारत रत्न या फिर कोई और पुरस्कार से नवाज दिया गया ना, अर्जुन अवार्ड, या फिर कोई और मुल्क के कोई एक लोग को, तो वो ये है ना दूसरे मुल्क में भी दूसरे अवार्ड से इनको नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने इनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। हुकूमत फ्रांस यानी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो थी ना, अपना सवान हयात मतलब क्या हुआ, बायोग्राफी, तो गवर्नमेंट जो थी ना वो खुद का बायोग्राफी लिखने के लिए है ना उन्हें स्कॉलरशिप दी। देखो यार तुम राइटर बहुत अच्छे हो ना, तो तुमको है ना मेरे ऊपर एक बायोग्राफी लिखनी है, जो भी पैसा वैसा होगा तुमको सब देते हैं और लिखो बैठ के, क्योंकि तुम बहुत अच्छे राइटर हो। ऐसा करके मतलब इन्हें इस ओहदे से नवाजा गया। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक वो इसी कलम बंद करने में मसरूफ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई जबानों में इनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं।
मतलब जिंदगी के आखिरी अय्याम, मतलब जिंदगी के आखिरी वक्त तक है ना ये मतलब कि कलम वलम मतलब कि अपना लिखना पढ़ना जो था ना, इनका जो टैलेंट था उससे ही मतलब कि हमेशा कलम बंदी करते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ जरूर लिखते रहते थे। और इनका मतलब कि हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोपियन नेशन की कई सारी लैंग्वेज में, यूरोप की कई सारी लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रेंच, पॉलिश, ऐसे करके कितनी सारी लैंग्वेज हुई, सब में भी इनका ट्रांसलेट किया गया और ड्रामे को, और उनको वहां पढ़ा गया। हबीब तनवीर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं। तो हबीब तनवीर के बारे में एक शॉर्ट समरी देखते हैं। हबीब तनवीर 1923 में बॉर्न हुए और 2009 में इनका इंतकाल हो गया। हबीब तनवीर मतलब कि ड्रामा वरामे लिखते हैं और ये जर्मनी और लंदन जाके ड्रामे की टेक्निक हासिल की थी, और हुकूमत फ्रांस ने यानी फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको अपना बायोग्राफी लिखने के लिए स्कॉलरशिप दी थी। हबीब तनवीर लास्ट टाइम तक सिर्फ कलम वगैरह से लिखने उखने में मसरूफ थे, और इनकी जो ड्रामे थे बंगाली, हिंदी, मराठी और यूरोप की कई सारी जबान में ट्रांसलेट की गई थी। तो मतलब इतना सारा तुम्हें शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। हबीब तनवीर के बारे में ये सारा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं, इसलिए मैं इसका शॉर्ट समरी भी एक बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग कारतूस की तरफ बढ़ते हैं। तो कारतूस ये ड्रामा है, और ड्रामा पढ़ने में मजा आता है ज्यादा, मतलब स्टोरी से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें ना सब कुछ बताया जाता है। जैसे कि कौन बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, रात का मौसम है, सुबह का मौसम है, कौन जगह पे देखी जा रही है, वहां पे कैसा जगह है, जंगली जानवर है कि चिड़िया की आवाज है, ये सारा कुछ बताया जाता है। मतलब उसको तुम पढ़ते पढ़ते ना तुम पूरा विजुअलाइज इमेजिन कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है ड्रामा पढ़ने में। तो नेक्स्ट चलो, ड्रामा के किरदार कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे मूवी के कैरेक्टर होते हैं, कोई एनिमे के कैरेक्टर होते हैं, इस तरह से। तो कौन एक्टर क्या कैरेक्टर प्ले करता है, तो इसमें है ना 4 कैरेक्टर हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इसमें 4 कैरेक्टर है, कौन कौन है, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 कैरेक्टर है। तो जमाना यानी कौन सा ईस्वी, कौन सा ईयर चल रहा है, तो 1799 मतलब 1799, समझ रहे हो, इतना पुराने टाइम की कहानी है। वक्त हो रहा है रात, मतलब टाइम जो हो रहा है वो रात का समय है। जगह कौन सा, लोकेशन सब बताया जाता है इसमें। जगह कौन सी है, गोरखपुर के जंगलों में। गोरखपुर है ना बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंस हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। गोरखपुर एक जगह है, तो गोरखपुर के जंगलों में, जंगल का है, जंगलों में कर्नल कॉलोनीज, एक कर्नल है जिनका नाम है कर्नल कॉलोनीज। खीमे के अंदरूनी हिस्सा, खीमा क्या होता है, टेंट जो होता है ना, तंबू, हाँ टेंट को इमेजिन कर लेना, टेंट है, उसके अंदर अंदरूनी हिस्सा में 2 अंग्रेज बैठे हुए हैं, 2 अंग्रेज यानी 2 ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलोनीज और एक लेफ्टिनेंट। एक बंदा तो कर्नल कॉलोनीज है और दूसरा है लेफ्टिनेंट। खीमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है, मतलब चांदनी रात है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है और अंदर में एक लैंप जल रहा है, समझ लो रात का इस समय है, जंगल के बीच है, तो टेंट के अंदर एक लैंप जल रहा है और 2 अंग्रेज बैठ के बात कर रहे हैं, जिसमें एक कर्नल कॉलोनीज है और एक बंदा लेफ्टिनेंट है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल ये बात बोलता है, जंगल की जिंदगी ना बहुत खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट बोलता है, हफ्तों हो गए हैं यहाँ खीमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर आला आदमी है या भूत, हाथी नहीं लगता। तो कर्नल बोलता है जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक हो गई है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है हफ्तों से यहाँ तंबू, यहाँ पे खीमा गाड़े हुए हैं, और मतलब कि ये वजीर आला कोई एक आदमी को पकड़ने की बात हो रही है। वजीर आला आदमी है या भूत, हाथी नहीं लग रहा, मतलब वजीर आला कोई आदमी है जिसको ये लोग पकड़ने के लिए टेंट वेंट हाउस लगाए हुए हैं। आगे कर्नल बोलता है, उसके अफसाने सुन के ना रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीना हुकूमत की होगी, मगर इसके 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तो कर्नल बोलता है, इसके अफसाने, ये जो वजीर आला है ना, इसके कारनामे सुन के ना रॉबिन हुड की याद आती है। रॉबिन हुड तुम्हें पता है ना, एक कैरेक्टर है जो मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार तेज रहता है, शर्लॉक टाइप का। हाँ, रॉबिन हुड की कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इसकी बहुत, अंग्रेजों के खिलाफ है ना बहुत ज्यादा इसकी नफरत रहती है। और ये 5 महीना है ना, सिर्फ 5 महीना ये हुकूमत किया था। अवध को एक जगह है, अवध में 5 महीना हुकूमत किया था। और जैसे तुम्हें पता ही होगा कि अंग्रेज ना हर जगह अपना जासूस बैठा के रखे थे, इंडिया के हर एक इसमें, कि अपना मतलब कि अंग्रेजी वहां पे हुकूमत कुछ भी चल रही है, अंग्रेज इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। तो वो अवध को है ना, जो लोग भी मतलब कि अंग्रेज की ज्यादा ये थे ना, उस सबको मतलब मार काट के हटा दिया था। मतलब अंग्रेजों का जितना भी अवध में दबदबा था ना, एक मतलब पावर था, उस सबको खत्म करने में एकदम कामयाबी हो गया था लगभग। इसीलिए अंग्रेज लोग है ना वजीर आला को पकड़ने के लिए पीछे पड़े थे और जंगल में तंबू गाड़े हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलोनीज, ये सआदत अली कौन है? तो लेफ्टिनेंट अचानक से पूछता है, कर्नल कॉलोनीज, ये सआदत अली कौन है? सआदत अली को एक बंदा है। तो कर्नल जवाब देता है, आसिफुद्दौला का भाई। आसिफुद्दौला को एक आदमी है, उसका भाई है, मतलब सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर आला का चचा है। और ये जो वजीर आला है ना, जिसको रॉबिन हुड टाइप का है ना, वजीर आला जिसको ढूंढा जा रहा है, उसका चचा है, मतलब वजीर आला का चचा है, और आसिफुद्दौला का भाई है, मतलब आसिफुद्दौला का बेटा हुआ वजीर जो हुआ, और उसका दुश्मन है। वजीर आला का चचा और इसका दुश्मन है, मतलब वजीर आला जो रॉबिन हुड वाला है ना, वजीर आला और इसके जो सआदत अली है, ये दोनों एकदम दुश्मन है। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के का कोई उम्मीद ना था। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपना मौत का ख्याल किया। देखो नवाब जो थे ना, नवाब जो बेसिकली जो रूलर थे, आसिफुद्दौला रूलर थे। तो आसिफुद्दौला के ना मतलब बहुत सारे बेटी उठी होंगे, बेटा कोई नहीं था इनका, कोई मतलब कि अपना वारिस नहीं था। तो अचानक से ना, मतलब अचानक से नहीं, मतलब कि कोई उम्मीद नहीं थी कि बेटा होगा पैदा, लेकिन बेटा पैदा हो जाता है। और ये वजीर जो था ना, ये बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन जो बेटा पैदा हो जाता है ना, तो ये जो आसिफुद्दौला का भाई रहता है ना, सआदत अली, ये एकदम ये हो जाता है,
भाई ये सोचता था आसिफुद्दौला काम तमाम होगा तो उसके बाद तो हम ही बादशाह बनेंगे, हम ही नवाब बनेंगे। तो अब उसका जानशीन, उसका वारिस आ गया, तो ये कैसे बन पाएगा, इसका चचा कैसे बन पाएगा। तो चचा एकदम गुस्सा आ जाता है, अरे यार ये तो मेरे रास्ते का कांटा बन गया। तो लेफ्टिनेंट बोलता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने में क्या मसलियत है। तो लेफ्टिनेंट जो रहता है वो बोलता है सादत अली को बैठाने में क्या मसलियत है, हम लोग क्यों सादत अली को बैठाना चाहते हैं। तो कर्नल बोलता है सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसने हमें अपनी आधी ममलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नकद, अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो कर्नल कॉलिंस बोलता है ना ये जो सादत अली है ना ये हमारा दोस्त है और ये जो वजीर है ना ये हमारा दुश्मन है, और इसने ना आधी मुल्कियत है ना हमें दे चुकी है, मतलब अंग्रेजी सल्तनत को आधी मुल्कियत दे दिया और साथ साथ 10 लाख रुपए भी दे दिया। यार तुम भी मैच करो यार, अपने लोग दोस्त रहते हैं और अंग्रेज लोग तो थे ही, अपना अपना दोस्त बनना है तो बनो वरना मार के हटा देते थे, तो यही काम करते थे। तो ममलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नकद, वो भी मजे करता है, एकदम ऐश पसंद आदमी, उसको बस अपना पावर चाहिए था। और वो मतलब रूलर तो बिल्कुल था नहीं, रूलर कहलाने के लायक नहीं था, बस उसको ऐश पसंद था, पावर चाहिए था, बस इसी में मस्त था। तो सादत अली अंग्रेज लोग का दुश्मन था और आसिफुद्दौला का बेटा था वजीर, वजीर जिसको ढूंढा जा रहा है। ठीक 5 महीना हुकूमत किया, फिर अंग्रेज लोग ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद आगे की कहानी है। लेफ्टिनेंट बोलता है सुना है वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो लेफ्टिनेंट ये वाला बात बोलता है कि ये जो है ना वजीर आला जो है ये अफगानिस्तान से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, शाह जमा नाम का कोई एक बादशाह है, उससे हेल्प मांग रहा है। कर्नल बोलता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर आला ने भी उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। तो कर्नल बोलता है क्या अफगानिस्तान के जो शाह जमा जो है ना रूलर, इसको सबसे पहले दावत है ना टीपू सुल्तान ने दिया। टीपू सुल्तान ये अफगानिस्तानी रूलर से हेल्प मांगता है, यार ये अंग्रेज है ना मेरे पे बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, हिंदुस्तान में पूरी तरह कब्जा रहे हैं, एक काम करो आओ मेरी हेल्प करो और लड़ाओ वड़ाओ मेरे साथ दो इसके लिए। तो कर्नल बोलता है कि सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली, ये जो वजीर अली दी, और फिर अब शमसुद्दौला भी है कोई एक, शमसुद्दौला ने दी। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कौन शमसुद्दौला, शमसुद्दौला तो नया है। कर्नल बोलता है नवाब बंगाल के निस्बती भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। तो कर्नल बोलता है कोई नवाब थे बंगाल के, उसका निस्बती भाई है शमसुद्दौला। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि हैदराबाद के जैसे नवाब हुए, निजाम नवाब हुए, लखनऊ के नवाब हुए, बंगाल के नवाब, इस तरह से तुम्हें हर जगह के एक नवाब थे। तो शमसुद्दौला जो थे ना बंगाली निस्बती ये थे और ये भी अंग्रेज लोग के खिलाफ ही थे, तो ये भी अफगानिस्तानी रूलर को हेल्प के लिए बुलाते हैं। तो लेफ्टिनेंट बोलता है इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है अरे इसका तो ये मतलब हुआ कि सारे हिंदुस्तानी आपस में एकजुट हो रहे हैं और अंग्रेज के खिलाफ इनमें नफरत पैदा हो गई है। तो कर्नल बोलता है जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लाइयो के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सली के हाथों वो सब खो बैठेंगी। तो कर्नल बोलता है क्या हाँ सही बात है, सबके अंदर एक लहर दौड़ गई है, हिंदुस्तानी के एकजुट होने की लहर दौड़ गई है, और अगर ये कामयाब हो गए ना तो बक्सर और प्लासी में जो हम लोग ने झंडे गा रहे हैं ना, मतलब बक्सर और प्लासी की जो लड़ाई होती है ना उसमें ना ब्रिटिश लोग जीत गए थे। तो बोलते हैं क्या कि जो उसमें एक लॉर्ड क्लाइयो थे, हर के एक लॉर्ड रहते थे उस टाइम में, मतलब कि इंडिया में है ना एक जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ना ब्रिटिश अंपायर का, तो उसका एक लॉर्ड होता था, जैसे कि लॉर्ड इरविन भी तुम सुने होगे, लॉर्ड इरविन पूना पैक्ट वाले में। तो जैसे लॉर्ड क्लाइयो थे जिनके टाइम में प्लासी और ये सब की युद्ध लड़ी गई थी, तो उस टाइम में जो हम लोग ने पावर हासिल की ना वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और अभी के टाइम में जो करंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है लॉर्ड वेल्सली, तो लॉर्ड वेल्सली के हाथों सब हम लोग खो बैठेंगे। तो लेफ्टिनेंट बोलता है वजीर आला की आजादी तो बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट ये सब बात सुनता तो बोलता है अरे यार ये तो वजीर आला तो अंग्रेजों लोग के लिए बहुत खतरनाक है, इसको तो हमको गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल बोलता है हाँ पूरी एक फौज लिए इसके पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले अभी जंगलों में फिर रहा है और वो हाथी नहीं आता, इसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। तो कर्नल बोलता है हाँ पूरा एक फौजी का दस्ता लेके हम इसके पीछे घूमे जा रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि ये इसी जंगल में कहीं ना कहीं है ना छुपे जा रहा है, और जब भी हम इसके पकड़ने के बहुत करीब हो जाते हैं तो ये कोई नया चकमा देके गायब हो जाता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है सुना है वजीर आला जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है सुना है वजीर आला बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल बोलता है बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील को कत्ल क्यों कर देता। तो कर्नल बोलता है हाँ बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील को कत्ल क्यों कर देता। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। तो उसको मतलब लेफ्टिनेंट बोलता है अरे कत्ल का क्या किस्सा हुआ था, हम लोग को भी नहीं पता। तो कर्नल बोलता है किस्सा क्या हुआ था, वजीर आला के माजूल करने के बाद हमने इसे बनारस पहुंचा दिया। तो बताता है कि जैसे वजीर आला की सारी पावर खत्म करने के बाद हमने इसे बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, और एक मतलब ये इसको सारी पावर दम खत्म कर दिया। बोला कि भाई तुमको है ना साल में हम 3 लाख रुपया पहुंचाते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहना है, इसलिए बुला दिया, मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने इसे कोलकाता तलब किया। तो कुछ साल बाद है ना गवर्नर थे जनरल कोलकाता तलब किया इसको। वजीर आला की कंपनी के वकील के पास गया, वजीर आला जो था ना कंपनी के वकील के पास गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रहा है, कंपनी से घबराना मतलब कंपनी कहां से आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वजीर आला कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था
और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कोलकाता में क्यों तलब करता है। तो वकील के पास गया, अरे यार मतलब जनरल हमको कोलकाता क्यों बुलाना चाहता है, हाँ हमको नहीं जाना। तो इससे कुछ कुछ बोला कि वकील को जैसे बात करते हैं। तो वकील ने शिकायत की परवाह ना की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। तो वकील तो खुद कंपनी का आदमी था, तो उसको क्या पता, अरे ये वजीर है शायद कहीं का, उसको बुरा भला सुना दिया। तो ये तो अपने ये भी था एक अंग्रेज का ही पपेट था वकील जो था, तो उल्टा सीधा बुरा भला सुना दिया। वजीर आला के दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी नफरत कूट कूट के भरी हुई थी, इसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल थे ना, वो कोलकाता है ना, वजीर आला को बुलाते हैं, बनारस भेज देते, सारी ताकत इसको खत्म करके बनारस भेज देते। कुछ महीने बाद है ना, गवर्नर जनरल होते हैं, उसको कोलकाता बुलाते हैं वजीर आला से। तो वो कंपनी का एक वकील जो बनारस में भी रहता था, उसके पास जाता है, बोलता है कि यार यार गवर्नर जनरल हमको क्यों कोलकाता क्यों बुलाना चाह रहे हैं। तो उसके सामने कुछ बोलता है, तो वकील जो रहता है अपना चौड़ में रहता है, बोलता है वी आर ब्रिटिशर्स, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ऐसा करके कुछ उसका अंग्रेजी झाड़ दिया होगा। झाड़ दिया तो ये तो अंग्रेज का यही था। ये सोचा अरे यार ये तो उल्टा हम ही को जा रहा है। उसको लिया एकदम कट कट खंजर निकाला, मार काट के उसको खत्म कर दिया। इसीलिए ये लोग है ना, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं पीछे पड़े हैं, बोले कि अरे यार इसको अभी नहीं रोके तो ये तो हमारी पूरी सल्तनत खत्म कर देगा, इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक वजीर के आला के पीछे। कर्नल बोलता है अपने जान निसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने इन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघर तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां जंगलों में कई साल से भटक रहा है। तो ये जो वजीर जो था ना, वकील का काम तो तमाम कर दिया था, अपने जाबाज सिपाही के साथ है ना, ये आजमगढ़ की तरफ भागता है। तो आजमगढ़ के जो रूलर रहते हैं और वहाँ के लोग जो रहते हैं ना, वो उसको कैसे भी करके उसको घाघर कोई एक जगह रहती है वहां तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद है ना, ये लोग छुपते छिपाते यही जंगल में भटक रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट बोलता है मगर वजीर आला की स्कीम क्या, मतलब वजीर आला का मकसद क्या है, वो चाहता क्या है। तो कर्नल बोलता है स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली के माजूल करके खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो कर्नल बोलता है क्या इसका प्लान ये है कि अफगानी रूलर को जो शाहजहां को बुलाया था ना, उसको मतलब उसका वेट करे, नेपाल पहुंच के अपनी ताकत उकत थोड़ा इकट्ठा करे, जुटाए, उसके बाद एक जुट होके जो सादत अली जो इसका चचा है, जो ऐश पसंद आदमी है, अंग्रेज का दोस्त है, हाँ उसको उसकी हुकूमत को निस्तो नाबूद कर दे, अवध की गद्दी संभाले और धीरे धीरे करके अंग्रेज सबको भी बाहर निकाल दे। ये इसका पूरा पॉलिसी था, मतलब पूरा माइंडसेट था इसका। तो लेफ्टिनेंट बोलता है नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है पहुंच गया होगा। तो लेफ्टिनेंट बोलता है अभी तक इतना महीने से जंगल में कोई थोड़ी होगा, इधर नेपाल पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पहुंच गया होगा। तो कर्नल बोलता है हमारी फौजें और नवाब सादत अली खान की सिपाही बड़ी सख्ती से इसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तो कर्नल बोलता है नहीं नहीं उसका हमको पता, नेपाल नहीं पहुंचा, हमारी फौज है और जो सादत अली जो इसका चचा की फौज बहुत दिन से पीछा कर रही है। तो इतना तो कंफर्म है कि नेपाल नहीं पहुंचा है। इतना बात ये बोलता ही है ना कि एक गोरा सिपाही तेजी से दाखिल होता है। एक गोरा सिपाही, समझ रहे हो, एक टेंट लगा हुआ है, तो टेंट के बाहर ये तो कर्नल है ना, तो कर्नल के बाहर बहुत सारे सिपाही हैं इसके गश्त, तो जो वहां पे जो गार्ड रहता है वो अंदर आता है, सीधा एक गोरा सिपाही अंदर आता है। गोरा सिपाही बोलता है सर। तो कर्नल उठकर फटाक से बोलता है हाँ क्या बात है। तो गोरा सिपाही बोलता है दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। तो गोरा सिपाही बोलता है दूर से ना गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल बोलता है सिपाहियों से कह दो तैयार रहे, मतलब कोई भी गाड़ी घोड़ा या फिर कुछ भी चलेगा तो वहां पे गर्द उठेगी ना। तो कर्नल बोलता है सिपाहियों से कह दो तैयार रहे। तो मुझे गोरा सिपाही अंदर आता है, सलाम करके बाहर चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट भी जो अंदर रहता है वो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार दिखाई देता है। तो लेफ्टिनेंट ऐसे खिड़की के बाहर देखता है तो बोलता है गर्द तो बहुत ज्यादा उड़ रही है, लेकिन हमको तो एक ही घोड़सवार दिखाई देता है। तो कर्नल भी खिड़की के पास जाकर देखता है, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़े दौड़ाए चले आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है और सीधी हमारी तरफ आता मालूम होता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है हाँ वो भी आ ही रहा हमारी तरफ। तो कर्नल ताली बजाता है, सिपाही बुलाता है, कर्नल ऐसे बोलता है टक टक। तो सिपाही अंदर आता है फटाक से। कर्नल सिपाही से बोलता है सिपाही से कह दो उस पर नजर रखे और ये किस तरफ जा रहा है। तो सिपाही सलाम करके फिर चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टाफो की आवाज करीब आकर रुक जाती है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है उसमें कोई ये नहीं है, वो हमारी ही तरफ आ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। तो टापो की आवाज है ना बहुत करीब आकर रुक जाती है, मतलब घोड़ा का जो टप टप आवाज हुआ ना वो आकर रुक जाती है। तो आगे है सवार बोलता है, सवार वही जो घोड़ा दौड़ा के आ रहा था ना, तो सवार बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। सवार जो घुड़सवार था ना वो बोलता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो घोड़ा सिपाही चिल्लाकर बहुत अच्छा ऐसे बोलता है। तो सवार बोलता है भाई अच्छा बोल, क्या बोल रहा है, मतलब इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो घोड़ा सिपाही अंदर जाकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। घोड़ा सिपाही अंदर आता है और कर्नल से बोलता है कि हुजूर आपसे कोई वो जो घोड़सवार है ना मिलना चाहता है। तो कर्नल बोलता है भेज दो। तो लेफ्टिनेंट बोलता है क्या वजीर आला का ही कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर ना उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो सोचता है वजीर आला का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसको गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो आगे है कर्नल एकदम खामोश रहता है, कर्नल चुपचाप रहता है।
सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। तो भाई जो गोरा सिपाही के साथ वो जो घुड़सवार रहता है वो अंदर आता है। तो सवार आता ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। तो सवार है ना, जैसे वो घुड़सवार आता है ना तो आगे बोलता रहता है तन्हाई तन्हाई, मतलब बोलता है कि मुझे अकेले में बात करनी है, सब बाहर निकलो ऐसा बोलता है। कर्नल बोलता है यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राह से दिल कह दे। तो कर्नल बोलता है यहाँ पे सब अपने ही आदमी है यार, जो कहना है कहो, बिंदास कहो। तो सवार बोलता है दीवार हम गोश्तदार तन्हाई। तो दीवार मतलब वो बोलता है क्या दीवारों के भी कान होते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको तन्हाई चाहिए। तो कर्नल ना ऐसे इशारा करता है लेफ्टिनेंट को कि गोरा सिपाही और लेफ्टिनेंट दोनों बाहर चले जाते हैं, और घुड़सवार जो रहता है ना वो तो एकदम खामोश रहता है, फिर ऐसे चारों तरफ ऐसे देखता है, फिर कुछ बोलता है। क्या बोलता है? तो सवार बोलता है आपने इस मकाम पर क्यों खैमा डाला है? तो सवार बोलता है आप इस मकाम पर क्यों खैमा डाले हैं? तो कर्नल बोलता है कंपनी का हुक्म है वजीर आला की गिरफ्तारी किया जाए। तो कर्नल बोलता है कंपनी की तरफ से हुक्म है, ऊपर से ऑर्डर है कि वजीर आला को गिरफ्तार करना है। तो सवार बोलता है लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या मानी, मतलब बहुत सारे सिपाही बाहर में थे, तो बोले इतना लाओ लश्कर क्यों, एक वजीर तो एक आदमी सिंगल आदमी, इतना लाओ लश्कर क्यों? तो कर्नल बोलता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, बोले जितना आदमी रहेंगे उतना ज्यादा जल्दी हम पकड़ पाएंगे ना, इसके लिए। सवार बोलता है वजीर आला की गिरफ्तारी ना बहुत मुश्किल है यार, मतलब कर्नल बोलता है ऐसा क्यों? तो सवार बोलता है वो एक जाबाज सिपाही है। तो कर्नल बोलते हैं हाँ मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो कर्नल बोलता है हाँ हम भी सुने वो बहुत जाबाज सिपाही है। बोलता है आप क्या चाहते हैं हमसे? तो सवार बोलता है चंद कारतूस। कारतूस ये चैप्टर का नाम है ना, अब आया कारतूस का जिक्र। तो कर्नल बोलता है किस लिए? कारतूस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तो मैं फोटो दिख रहा होगा, कारतूस क्या होता है, ठीक। तो कर्नल बोलता है किस लिए चाहिए कारतूस? तो सवार बोलता है कि वजीर आला का गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल बोलता है वाह ये लो 10 कारतूस। बोला अरे वाह यार तू तो मेरे मुंह की बात छीन लिया, ये ले 10 कारतूस, ऐसे दे देता है 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते शुक्रिया साहब। तो कर्नल बोलता है आपका नाम? कर्नल बोलता है अच्छा ये तो कारतूस तो दे दी हम तुमको, नाम बताओ यार अपना। सवार बोलता है वजीर आला, मतलब यही वजीर आला था। वजीर आला आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, ये कहकर बाहर निकल जाता है। टापू की शोर सुनाई देता, कर्नल सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा। लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कौन था? तो लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कौन था ये? कर्नल बोलता है तभी जबान में एक जाबाज सिपाही। ऐसे वो जो है ना बोलता है कि कर्नल बोलता है यार तू अपना नाम बता यार, मैं तुझे तू अच्छा आदमी लग रहा है, वजीर आला का गिरफ्तार करवाना चाहता है, ये ले 10 कारतूस, नाम बता यार अपना। तो नाम बताता है, सीधा बोलता है हम ही वजीर आला है, और बोलते हैं कि तुम्हारी जान है ना हम बख्श दे रहे हैं क्योंकि तुम हमको कारतूस दिए हो, हमसे ज्यादा पंगा उंगा नहीं लिया, वरना ना तुमको हमारा काम तमाम कर दिए रहते। और चुपचाप इन्हें निकल जाता है। लेफ्टिनेंट आता बोलता है ये कौन था ये? तो वो इतना हक्का बक्का रह जाता, बोला इतना हिम्मत इतना जिगर कि वो सामने से आके मेरे से कारतूस लेके चला गया, इतना सिपाही के रहते हुए एक सिंगल आदमी, वो उसका डेयरिंग देख के ही उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ हमारा पर्दा आ जाता है और ये कहानी यहाँ पे ड्रामा जो था यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये हबीब तनवीर का लिखा हुआ है। मतलब बताना यार ये तुम्हें सुनने में कैसा लगा, अगर तुम्हें जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो इसका कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है तुम्हें अभी तक। और आगे हम लोग खुलासा इसका देखते हैं। खुलासा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स का सीधा सीधी कहीं लिखने को आ जाता है। ये तो ऐसा ड्रामा वरामा का तुम खुलासा करके सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो सच है यहाँ पे खुलासा कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपने से भी कुछ कुछ वर्ड में चेंज कर सकते हो। देखो खुलासा क्या है, उसके हिसाब से तुम सुन लोगे एक बार ना तो तुम्हारा सारा एक बार रिकॉल हो जाएगा। खुलासा एक बार सुन लो अच्छे से। तो चलो खुलासा स्टार्ट करते हैं। तो 1799 ईस्वी मतलब 1799 ईस्वी का जमाना है। कर्नल कॉलनेस और एक लेफ्टिनेंट गोरखपुर के जंगलों में वजीर आला को पकड़ने के लिए डेरा जमाए हुए हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है वजीर आला बड़ा खतरनाक है, अंग्रेज से सख्त नफरत करता है, उसने अवध को 5 महीने में अंग्रेजी असर से बिल्कुल आजाद करवा लिया था। अब ये तुम मेरा पूरा सुनते आ रहे हो ना, तो खुलासा का हर एक वर्ड मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझ में खुद ही बखुद आ ही रहा होगा। इस पर लेफ्टिनेंट पूछता है कि सादत अली कौन है? कर्नल उसे बताता है कि ये आसिफुद्दौला का भाई है। आसिफुद्दौला का भाई सादत अली है और अभी जो किंग है वो आसिफुद्दौला, ऐसा समझ लो, किंग समझ लो, उतना नवाब हुआ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर आला का चचा है, लेकिन वजीर आला उसका दुश्मन है। वजीर आला की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सादत अली अंग्रेजों का दोस्त है। सादत अली जो है ना ऐश पसंद और अंग्रेजों का दोस्त है, इसलिए उसे हमने तख्त पर बैठाया। तो अंग्रेज का काम ही था किसी अपने पपेट को बैठा देते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुना है वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल से बोलता है कि सुने कि वो अफगानिस्तान रूलर से हेल्प मांग रहा है जो वजीर आला है। फिर आगे बोलता है इससे पहले टीपू सुल्तान भी उसे बुला चुका है और बंगाल के नवाब नस्बती भाई शमसुद्दौला भी उसे बुलवाया है। आज पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के मुखालिफ हो रहा है। मतलब अब तो लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान ना अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा है, मुखालिफ हो रहा है। बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। लॉर्ड कालियो के जरिए बनाई गई कंपनी का साख लॉर्ड वेल्जली के हाथे रायगा हो जाएगी। वजीर आला की आजादी बहुत खतरनाक है। वो बोलते हैं यार ये तो सारे हिंदुस्तानी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहर से भी अगर फॉरेन हेल्प मिल गई इन्हें
तो ये तो सारे हम लोग तो हार जाएंगे और ये सारे एकजुट हो जाएंगे। तो जो हम लोग लॉर्ड कालियो के जमाने में जो हम लोग बक्सर और प्लासी में जो कारनामे जो कंपनी की एक साख मेंटेन की है ना, एक रेपुटेशन, वो सब आज खत्म हो जाएगी। ये आपस में बात करते रहते। तो कर्नल बोलते हैं पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूं, मगर वो कहाँ हाथ आ रहा है, वो बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वजीर आला को माजूल करके हमने उसे बनारस भेज दिया था। वजीर आला की जो पावर थी ना, उसको सीज करके हमने उसे बनारस भेज दिया था और उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया था। उसे जब कलकत्ता बुलाया गया तो उसने कंपनी के वकीलों को कत्ल कर दिया और वहां उसे अपने जानिसार को लेकर आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब वो वहां से नेपाल की तरफ निकल जाना चाहता है। वहां रहकर अपनी ताकत बढ़ाकर अफगानी इमदाद लेकर न सिर्फ सादत अली खां को तख्त से हटाना चाहता है, बल्कि अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकाल देने के फिराक में है। जबकि हमारे सिपाही और सादत अली खां के फौजी बराबर उसका पीछा कर रहे हैं। ये इतना बात करता रहता है ये लेफ्टिनेंट और कर्नल। तभी एक घुड़सवार वहां आ जाता है, उसे फौरन अंग्रेज अफसर के खिदमत में पेश कर दिया जाता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है, आपने यहाँ क्यों डेरा डाल रखा है? कर्नल उसे बताता है कि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं। घुड़सवार कहता है, वजीर अली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल उसका एतराफ करता है, मतलब उसकी बात से एग्री करता है, सहमति जमाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। घुड़सवार कहता है, मुझे सिर्फ चंद कारतूस, मतलब कुछ कारतूस की दरकार है। कर्नल उससे पूछता है कि कारतूस किस लिए? तो घुड़सवार जो बोलता है वजीर आला को पकड़ने के लिए। तो कर्नल उससे कारतूस दे देता है, जिन्हें वो शुक्रिया के साथ कबूल कर लेता है। और जब कर्नल उससे नाम पूछता है तो वो उसे बताता है वजीर आला और बाहर निकल जाता है। इस पर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। और जब लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कि कौन था, तो कर्नल के जबान से सिर्फ इतना ही निकलता है, एक जाबाज सिपाही। और इस तरीके के साथ तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाता है, ये कारतूस वाला जो था। उम्मीद है कि ये खुलासा से तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा कुछ वर्ड मीनिंग, जो भारी भारी अल्फाज आए हैं उसका मीनिंग देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला अल्फाज है खीमा। खीमा तंबू, टेंट जो होता है ना, वो उसे खीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है जाबाज। जाबाज मतलब बहादुर सिपाही था, जाबाज सिपाही था, जान पर खेल जाने वाला, जान की परवाह ना करके एकदम बहादुर सिपाही। मसलिहत यानी हिकमत, कोई मसलिहत की वजह से हिकमत, पॉलिसी। साख यानी नेक नामी, एतबार, मतलब कंपनी ने जो साख, जो रेपुटेशन हासिल की है बक्सर और प्लासी को जीतने के बाद, वो साख मतलब नेक नामी, एतबार। माजूल यानी तख्त या गद्दी से उतारा हुआ। माजूल यानी वजीर की जो माजूल करने के बाद उन्हें बनारस भेज दिया था। माजूल यानी उसकी पावर सीज कर दिया था, गद्दी से उतार दिया था। दीवार हम गोश्तदार जो ऐसे बोलता है ना, तनवाई दीवार हम गोश्तदार, जब वजीर आता है अंदर तो दीवार के भी कान होते हैं, इसका यह मतलब होता है। ममलकत यानी हुकूमत, आधी ममलकत उसके हवाले कर दिया था। कौन? सादत अली। हुकूमत यानी सल्तनत। राजदिल यानी दिल की बात, बोलता है ना कि आप अपनी राजदिल की बात करें, सब अपने आदमी है, तो राजदिल यानी दिल की बात। वक्फा यानी मोहलत, थोड़ी सी देर। वक्फा की हुई, वो थोड़ा सा वक्फा चाहता था, थोड़ी सी मोहलत चाहता था, नेपाल पहुंच जाए और पावर को इकट्ठा करे। लाओ लश्कर क्या यानी फौज और उसका साजो सामान, मतलब सिपाही, उसका घोड़ा, उसका आर्मर, उसका चीज, उसका इक्विपमेंट, सब कुछ लाओ लश्कर में आ गया। ठीक, इसके साथ तुम्हारा वर्ड मीनिंग वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। तो इसका गौर कीजिए क्या होगा। तो गौर कीजिए क्या होता है, मतलब मोरल ऑफ द लेसन क्या होता है। वतन से मोहब्बत करने वाले जाबाज तारीख में जिंदा रहते हैं और हमेशा इनकी कदर की जाती है। वतन से मोहब्बत करने वाले यानी जो फ्रीडम फाइटर जैसे हो गए ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और इस टाइप के जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए, उन्हें आज भी याद किया जाता है और उनकी तारीख में हमेशा याद किए जाते हैं। तो वही बात है। तो इसी के साथ तुम्हारा मशकी सवाल जवाब, यानी जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं ना, उस पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वजीर आला के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? जो स्टार्टिंग में होता है ना, वजीर आला के कारनामे सुन के किसके कारनामे याद आते हैं, जो दो गोरे बात करते रहते हैं आपस में। तो इसका जवाब है वजीर आला के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। नेक्स्ट है, सादत अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर क्यों बैठाया? सादत अली जो था ना, इसका अय्याश पसंद चचा, हाँ, सादत अली को अंग्रेज ने अवध के तख्त पर क्यों बैठाया? तो जवाब है इसका, सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था, जो नवाब थे ना उसका भाई था। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था। सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था और ये ब्रिटिशर्स का फ्रेंड था, इसलिए इन्होंने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया। और इसका दोस्त था इसलिए इसको अपने तख्त पर बैठा दिया था अवध के। सादत अली ऐश पसंद आदमी था और एकदम ऐश अय्याश पसंद आदमी था। इसने अपनी आधी ममलकत और 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेजों को दिए थे। मतलब 10 लाख रुपए और आधी से ज्यादा पावर, अपनी मतलब आधी पावर है ना अवध की, ये अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। ये क्योंकि तख्त पे बैठा रहे, मतलब सिक्योरिटी मनी टाइप से डिपॉजिट कर दिया था कि आप मेरा सिक्योरिटी देखते रहना कि हमको कोई हटाए नहीं, और यार अपन लोग दोस्त हैं और मेरे को गद्दी से कोई हटाना नहीं चाहिए, ये लो 10 लाख रुपए, ये लो कितनी पावर दे देता है, ऐसे कर देता है। ठीक, एकदम अय्याश पसंद रहता है, मतलब रूल करने आता नहीं है, बस नाम का रूलर बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सादत अली कैसा आदमी था? ये जो सादत अली जो था ना, अय्याश पसंद आदमी। जवाब है इसका, सादत अली एक ऐश परस्त और नाकारा आदमी था, एकदम नाकारा आदमी था।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कर्नल से जो बंदा कारतूस मांगता है ना, वो सवार कौन था, घुड़सवार कौन था? तो जवाब है कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वजीर आला था, वो वजीर आला बजाते खुद था। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं अल्फाज और जुमले। अल्फाज और जुमले ये कहा था चैप्टर में, और कुछ कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं ना जिससे जुमले बनाने होते हैं। बेसिकली ये ग्रामर का टॉपिक है और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर अल्फाज और जुमले, तो देखो उर्दू ग्रामर में ना, अगर बोर्ड की एग्जाम में उर्दू ग्रामर की वेटेज है 20 मार्क्स की, और अगर उर्दू ग्रामर से तुम्हें डर लग रहा है ना, ये प्लेलिस्ट है उर्दू ग्रामर की, तुम पूरा प्लेलिस्ट एक एक करके वॉच कर लो, ग्रामर तुम्हारा 20 मार्क्स पूरा सिक्योर्ड हो गया। सही बता रहा हूँ, कोई बुक की कोई कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ PYQ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना प्लेलिस्ट को। इसी साथ अल्फाज और जुमले स्टार्ट करते हैं। तो पहला अल्फाज है तख्त। तो पहला अल्फाज, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठने वाला आखिरी बादशाह था। तो मुगल सल्तनत में आखिरी बादशाह बैठने वाला तख्त पे कौन था? बहादुर शाह जफर था। मतलब मोस्ट पावरफुल रूलर जो था लास्ट में औरंगजेब था, जो 1707 में खत्म हो गया था, इंतकाल हो गया था उसका। लेकिन लास्ट रूलर था मुगल सल्तनत का, वो था बहादुर शाह जफर, जो मतलब कि ये भी अंग्रेज के खिलाफ हार नहीं माने थे और इसके बेटे सबको अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था और बहुत कुछ था, इनका किस्सा अलग था। नेक्स्ट है अल्फाज खिलाफ। हमें अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है पाक। पाक यानी हमें हमेशा अपने कपड़े पाक और साफ रखने चाहिए, अपने हमेशा अपने आप को हमेशा पाक और साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट है बहादुर। वजीर आला बहुत बहादुर था, वजीर आला बहुत बहादुर शख्स था, बहुत बहादुर था। नेक्स्ट है जाबाज। वजीर आला एक जाबाज सिपाही था, वजीर आला एक जाबाज सिपाही था। नेक्स्ट अल्फाज है वजीफा। वजीफा क्या है? बड़े बूढ़ों और बेवा औरतों को हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता है। वजीफा यानी कुछ पेंशन वगैरह मिलता है ना, बड़े बूढ़ों बेवा औरतों को एक हुकूमत की तरफ से पेंशन वगैरह मिलता है, ठीक। तो इसका जुमला क्या है? हमें नई नई स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए, हमें नई नई स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए। इसके साथ कुछ भी अल्फाज से एक सेंसिबल जुमला बना देना, बस इतना ही बस पूछा जाता है और 1 मार्क्स आ जाता है अपने आप में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाहिद और जमा। वाहिद जमा क्या है? सिंगुलर से प्लूरल, बच्चा वाला टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली वीडियो इस पर बना चुका हूँ, इस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन में लिंक भी छोड़ दूंगी। तो वाहिद पहला है शिकायत। तो शिकायत का प्लूरल क्या होगा? शिकायत। नेक्स्ट है फौज। फौज का प्लूरल क्या होगा? अफवाज। फौजे मुझे मत लिख देना, अफवाज होगा, ठीक। नेक्स्ट है वाहिद सुल्तान। सुल्तान जो होता है ना बादशाह, उसका क्या होगा? सलातीन। मतलब बादशाह है, बहुत सारे बादशाह को सलातीन। नेक्स्ट है जंगल। जंगल क्या क्या होता है? जंगलात। नेक्स्ट है वजीफा। वजीफा क्या क्या होता है? वजाइफ। वजीफे मत लिख देना, वजाइफ। नेक्स्ट होगा वजीर। वजीर का क्या होगा? वजरा। वजीर का वजरा जो होता है ना, वजीर जो था उसका प्लूरल होगा वजरा। इसके साथ तुम्हारा वाहिद जमा वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है खाली जगह भरे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, सुना है कि वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर डैश की दावत दे रहा है। हिंदुस्तान पर क्या चीज की दावत दे रहा है? 5 सेकंड का टाइम है। मतलब कि सुना है वजीर आला जो है ना अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर डैश की कुछ की तो दावत दे रहा है, तो इसका हमले की दावत दे रहा है। सुना है वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर आला के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ डैश कूट कूट कर भरी है। क्या? तो कुछ कूट कर भरी है, नफरत। नफरत नफरत कूट कूट कर भरी है। वजीर आला के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर आला की डैश बहुत मुश्किल है। वजीर आला की क्या बहुत मुश्किल है? तो वजीर आला की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। वजीर आला कहाँ कोई गिरफ्तार कर पाया था? तो गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। इसके साथ तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। इसके साथ नेक्स्ट हम लोग वीडियो के बहुत ही अच्छे वाले पार्ट पे आते हैं, यानी कुछ MCQs वाला पार्ट है जिसका तुम सारे का सारे आंसर अगर तुम सही देते हो, सही बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। और तुम अगर सही आंसर सारा दे देते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। अगर तुम्हें सही में लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट है। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देवी और समझो यार, तुम तो स्टूडेंट हो। इसी ड्रामे में जमाने कौन से चल रहे हैं? इस ड्रामे में जमाना कौन सा चल रहा है ये बताया जाना। ड्रामा है तो ड्रामा में जमाना बताया जाता है। तो ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी है 1799, 1889, 1779। तो कौन सा जमाना था? अगर तुम जरा सा भी ध्यान लगाए होगे ना, पहला लाइन में था 1799, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर और पलासी के कारनामे कंपनी को किनके हाथों हासिल हुए थे? बक्सर और पलासी के जो जमाने थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, किनके हाथों हासिल हुए? मतलब किस लॉर्ड के सुपरविजन में ये बक्सर और पलासी जीते थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेसिलियस, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लायो, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ये है पूरा पैक्ट वाले। तो कौन? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेसिलियस, लॉर्ड क्लायो, लॉर्ड इरविन, कौन से? तो ऑप्शन सी होगा लॉर्ड क्लायो। इसका आंसर तुम सही दिए हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादत अली आसिफुद्दौला का कौन था? सादत अली जो था ना आसिफुद्दौला का कौन था? मैं चैप्टर में बार बार बता चुका हूँ कौन था। ऑप्शन ए चचा था, ऑप्शन बी था दुश्मन था, ऑप्शन सी था भाई था, ऑप्शन डी था वजीर था। तो देखो दुश्मन तो बात की बात है, पहले तो वो भाई था ना, ऑप्शन सी था भाई।
नेक्स्ट है हबीब तनवीर का इंतकाल कब हुआ। ये चैप्टर के राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो इनका इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2021। और इनका इंतकाल है ना कुछ रिसेंट में ही हुआ था। तो इनका ऑप्शन ए होगा 2009 में हुआ था इनका इंतकाल, और इनका बॉन्ड 1923 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। वजीर आला ने अफगानिस्तान के कुछ रूलर से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाह जफर, ऑप्शन सी है शाह अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है शाह अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है शाह जमा। तो देखो बाबर जो था ना मुगल सल्तनत का बादशाह, वो भी एक अफगानी ही रूलर था। तो तुम्हें क्या लगता है, शाह जफर, शाह अब्दुल्ला, शाह जमा? तो अगर तुम चैप्टर सही से सुने हो तो ऑप्शन नंबर डी होगा शाह जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। घुड़सवार कौन था? अगर तुम चैप्टर सही से सुने हो तो घुड़सवार कौन था, फटाक से आंसर दे पाओगे। ऑप्शन ए घोड़ा सिपाही था, ऑप्शन बी वजीर था, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट था, ऑप्शन डी कर्नल था। तो घोड़सवार जो था ना वो बजाते खुद वजीर था, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ तुम सारे एमसीक्यूज का आंसर सही से दे दिए हो। तो पहले का ऑप्शन था बी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी एंड सिक्स्थ का बी। इसी तरह से तुम सारे का आंसर सही से दिए होगे। और तुम्हें बताना कमेंट करके ये वीडियो से तुम्हें कितनी हेल्प मिली, कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ाना मेरा, और कैसा कुछ भी लगा, कुछ भी तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा तुम कमेंट करके बताओ। कुछ भी डर लग रहा है, कुछ भी है, बातचीत करना चाहते हो, कुछ भी, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो और तुम मुझे कमेंट करो। मैं कमेंट का भी पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किसी चीज पे, उस पर तुम कमेंट कर देना, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मजमून के ऊपर एक वीडियो बनाने की, तो इंशाल्लाह जल्दी एक मजमून के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। इसके साथ एक बात बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारे फ्रेंड में तुम्हें किसी को भी लग रहा है कि ये वीडियो जरूर उसके काम आएगी तो उसे जरूर शेयर कर देना। ऐसा मत सोचना कि यार वो देख लेगा उसको ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका भी भला करो, कहीं क्या पता उसकी दुआ तुम्हें लग जाए और तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आ जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी है वो जो तुम्हारा सीट ले लेगा। ऐसा कि सबको अच्छा मार्क्स आना चाहिए, तब ना सब दोस्त एक साथ बल्ले बल्ले मस्ती करेंगे, कोई को कम आ जाएगा, कोई ज्यादा आ जाएगा, तो इससे क्या होगी। तो इसी के साथ तुम इस वीडियो को एंड करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, मजेदार सी वीडियो में। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, कुछ भी अच्छा बुरा कमेंट करके बता देना। और इंस्टाग्राम पे अगर बात करने का दिल हो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।